धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कभी यक बा यक तवज्जो, जी हां, कभी यक बा यक तवज्जो, कभी दफतन तगाफुल, मुझे आजमा रहा है कोई रुख बदल बदल कर। ये शेर, ये लाइन, ये बात कहने के लिए इसलिए विवश हो रहा हूं कि अमेरिका के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, जर्मनी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं और खुद नेतन्याहू यानी इजराइल के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं जंगबंदी के मुद्दे पर। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। जिस जंगबंदी की बातें लंबे समय से चल रही थी, उस जंगबंदी पर अब इन बड़े देशों के कुछ सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, जिससे सवाल पैदा हो रहा है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि इनके साथ साथ उस भोंपू मीडिया के भी सुर बदले हुए आ रहे हैं, जिसको पश्चिमी मीडिया कहा जाता है, इंटरनेशनल मीडिया कहा जाता है। बीबीसी और सीएनएन रिपोर्ट पर रिपोर्ट जारी करके बता रहे हैं कि इजराइल किस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा। तो यहां भी सवाल पैदा हो जाता है कि भैया इनके सुर क्यों बदल रहे हैं और क्या ताजा हालात बने हुए हैं हमास और इजराइल जंग के बीच। इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब, जो संपादक हैं, एडिटर हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड के और मिडिल ईस्ट पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर अपने दर्शकों से मुलाकात कराने के लिए। जी, आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। 44वां दिन है जंग का आज, और आज सुबह जो सबसे बड़ी दर्दनाक खबर आई वो ये कि जबालिया कैंप पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए इसराइल ने, क्योंकि पिछले 24 घंटे में इसराइल के 17 फौजी मारे गए और यूएन के एक स्कूल पर और एक और स्कूल पर हमला करके 200 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। तो जहां सुर बदलने वाली बातें हम करेंगे, वहां उससे पहले तबाही की बातें कर लेते हैं। तो ये जो ताबड़तोड़ मारा जा रहा है, तो क्या ये इसलिए किया जा रहा है कि भैया मौका बचाए, जितना मार सको उतना मार लो? नहीं, ये इसलिए मारा जा रहा है कि जो दुश्मन है, जो हमास है, जिससे लड़ाई है, जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, उनका तो ये उतना कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। हर बार जाते हैं, बेगुनाहों को कत्ल कर देते हैं। अब बताइए, स्कूलों में जो बच्चे हैं वो कौन सा इनके खिलाफ खतरा थे, या जो बेगुनाहों को कत्ल मुसलसल गाजा में किया जा रहा है वो कौन सा इनके लिए खतरा थे? खतरा ना होते हुए उनको क्यों मारा जा रहा है? असल में जो 7 अक्टूबर की हार है वो अभी तक नहीं पचाई जा सकी है, और अब भी जो ताजा, बल्कि 2 दिन पहले का जो डेटा है हमास की तरफ से और ईरान के एक आईआरजीसी के सरबराह की तरफ से, वो ये कि इनके पास 1800 टैंक हैं, जिनमें से 180 तबाह हो चुके हैं, यानी 10% टैंक खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा फौजियों में भी ताजा खबर यह है कि जिन स्टूडेंट्स ने डॉक्टरी की तालीम की है, हासिल की है, उनकी तालीम बीच में छूटी है, उनको भी फौज में बुलाया जा रहा है, यानी फौज भी कम है। इससे पहले हम ये भी बता चुके हैं कि किराए के भाड़े के फौजी लाने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा उनकी तनख्वाहों तक के बारे में खुद यूरोप के मीडिया ने ही बहुत कुछ बताया है। आपने बात फौजियों की तो आगे सवाल भी फौजियों से जुड़ा हुआ ही मैं करना चाहता हूं। अल जजीरा और सीएनएन कई जगह ऐसी रिपोर्टें छपी हैं कि 7 तारीख को जो कुछ हुआ वो हमास ने किसी के संगीत समारोह पे हमला करने का प्लान नहीं बनाया था। वो तो हमास के हमले के बाद इजराइल के फौजियों ने ही वहां के शहरियों को मारा, यानी इजराइल की सेना ने पहले अपने इजरायली शहरियों को मारा ताकि वो फिलिस्तीन पे हमला कर सके। इस रिपोर्ट के बाबत आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, इस किस्म की ये रिपोर्टें मैंने भी देखी हैं, और जिस किस्म का हमला दिखाया गया है उसमें कम से कम तोप चाहिए, और ये लोग तोप से नहीं आए थे, मोटरसाइकिलों से हमलों के लिए निकले थे और दूसरे तरीकों से या पैदल आए थे। तो ये बात इस रीजन से, इस वजह से यकीन की जा सकती है कि वो खुद इजरायलियों ने ही अपने लोगों का कत्ल किया था। वो इंटरनेशनल मीडिया को जिस तरह से ले जाया गया था दिखाने के लिए, तो वो इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने के लिए एक सीन क्रिएट किया गया था ताकि इजराइल को हमदर्दियां मिले इंटरनेशनल कम्युनिटी की। चूंकि इजराइल का जो प्रोपेगेंडा, जो हुकूमत का तरीका है, वो जालिम होते हुए भी अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश करता है ताकि उसको हमदर्दियां मिलती रहें और वो हर तरह से
अपने जुल्म को जस्टिफाई कर सके। तो ये उसी का हिस्सा हो सकता है। जाहिर है इजराइल खुद अपने आप ये बातें नहीं बता रहा है, इसलिए हम भी उतना ही बताना चाह रहे हैं जितनी रिपोर्टें सामने आई। जितनी रिपोर्टें सामने आ रही हैं हम भी उतना ही बता रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टें तो बीबीसी ने जारी कर दी हैं अल-शिफा अस्पताल को लेकर, रिपोर्टें तो सीएनएन ने जारी कर दी अल-शिफा अस्पताल को लेकर, और पूरे प्रोपेगेंडे की पोल खोल के रख दी है। जिसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि जो लोग ये कह रहे थे कि 7 तारीख को महिलाओं से बलात्कार किया गया, बच्चों का कत्ल किया गया, ऐसे मारा गया वैसे मारा गया, हमारे यहाँ के भोंपू मीडिया बाकायदा डिस्क्राइब करके एनिमेशन करके दिखा और बता रहे थे, वो सब झूठ साबित हो गया है। बिल्कुल, ये तो देखिए, ये जो भोंपू मीडिया है जिसे हम गोदी मीडिया अब तक कहते रहे थे, और उसका अंडरस्टूड ये था कि मोदी की गोद में बैठने वाला मीडिया, अब वो सीधा नेतन्याहू की गोद में पहुंच गया। अब नेतन्याहू की गोद से उठ करके वो कहां जाकर के सच बता पाएंगे, कितना जो कुछ झूठ बोला गया था उसको कैसे रिवर्स करेंगे, ये उनके लिए खुद विश्वसनीयता का मामला है। उन पर कौन भरोसा करे, क्यों टीवी देखा जाए। वो जो रवीश कुमार कहते हैं कि अगर आपको अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो टेलीविजन देखना बिल्कुल बंद कर दो, अगर टेलीविजन देखते रहोगे तो आपके बच्चे जो हैं वो कातिल बन जाएंगे। तो ऐसे कातिल बनाने वाले मीडिया को देखना ही क्यों है, जिसको अपना चेहरा बचाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है इस वक्त। क्या इन्हीं रिपोर्ट्स की वजह से हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं? जो लोग अभी तक कह रहे थे कि जंग खत्म नहीं होनी चाहिए, जंग चलनी चाहिए जब तक हमास का एक भी लड़ाका बच जाता है, उनकी भाषा में कहें तो एक भी आतंकवादी बच जाता है, वो लोग अब जंगबंदी की बातें कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं जर्मनी के चांसलर को लेकर, वो भी कह रहे हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए, और एक खास बात समझ में नहीं आ रही है, वो आप थोड़ा बताइए। वेस्ट बैंक पर हमलों की उन्हें बड़ी चिंता हो रही है, कह रहे वहां पे हमले नहीं होने चाहिए। देखिए, वेस्ट बैंक पे हम लोग की चिंता तो ये दिखावा है। पहले ही दिन बिल्कुल शुरू में 7 अक्टूबर के बाद पहले पहुंचने वाले लीडर्स में से ये जर्मन चांसलर ही थे, शोल्ज, और उन्होंने बाकायदा हमास की तबाही तक जंग जारी रहे वगैरह वगैरह, हम आपके साथ हैं। अब जो ये बोल रहे हैं, मैं आपको 2006 की जंग याद दिलाना चाहता हूं। 2006 में जब हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग हुई तो मैं इत्तेफाक से उस वक्त लंदन में था, और काफी इजरायली मीडिया को भी मैं रेगुलर पढ़ रहा था, वेस्टर्न मीडिया को, जिसमें यह बताया जा रहा था कि हमारी यानी इजरायली फौज के कमांडर्स कह रहे थे कि हमारी ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं है जिस तरह से ये लोग लड़ रहे हैं। तो खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन दूसरी बात, उस वक्त शुरू में पहले हफ्ते में इन सारी राजधानियों में, तेल अवीव से लेकर के वॉशिंगटन और लंदन और पेरिस तक, सारे लीडर्स यही बात कह रहे थे कि बिल्कुल सारा टेररिज्म को बिल्कुल कुचल दो, उससे पहले जंग नहीं रुकेगी। लेकिन जब 2 हफ्ते तकरीबन हो गए तो इन्हीं राजधानियों से जंगबंदियों की आवाजें आने लगी, चूंकि इजराइल की मुसीबतें बढ़ी और वो जंग 34 दिन चली, और जिसमें बाकायदा खुले तौर पर इजराइल की हार हुई। वो ऑफिशियली माने या ना माने, लेकिन उसकी हार हुई। अब 40 दिन से ज्यादा जंग हो चुकी है। वही लोग जो हमास को तबाह करने की, खत्म करने की, जड़ से उखाड़ फेंकने की, पूरे गाजा को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, सारे टनल्स हम खत्म कर देंगे वगैरह वगैरह वगैरह, अब वो जंगबंदी के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी उन्हें पूरी तरह से अपनी हार नजर आ रही है। और 180 टैंकों के तबाह होने की खबर जो अब से 3 दिन पहले आई है, जो जरूर अब तक 200 से ऊपर हो चुकी होगी, तो इनको मौत नजर आ रही है। इसलिए उनके जितने भी आका हैं इंटरनेशनल, अब वो सब जंगबंदी की बात कर रहे हैं। इनको सीधे मौत नजर आ रही है। अल कस्साम के जो प्रवक्ता हैं अबू बैदा, उन्होंने कहा गलियों में घूम घूम कर पीछा कर करके इनको मौत के घाट उतार देंगे और यहां से निकलने नहीं देंगे। लेकिन एक वजह यह भी तो हो सकती है कि 44 दिन हो गए, इजराइल रात दिन बरसा रहा है, तबाह बर्बाद कर रहा है, अस्पताल और स्कूलों तक को नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस ये पता नहीं लगा पाई है अब तक कि हमास ने बंधक कहां रखे हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया, और क्या पता इसी की वजह से जंगबंदी की बातें हो रही हो। देखिए, मैंने अपने मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल के लिए तेहरान से अभी 2 दिन पहले एक जर्नलिस्ट से इंटरव्यू किया है। उनका नाम है हिसामुद्दीन मुहाजिरी। वहां के एक टेलीविजन चैनल के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के इंचार्ज हैं वो, और वो उर्दू भी बोल लेते हैं। तो उनसे जो मैंने बात की तो उन्होंने कहा, देखिए
गाजा में वो गालिबन गाजा खुद विजिट भी कर चुके हैं और अब भी वो गाजा को कवर करने के लिए जाने के लिए तैयार हैं, उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि गाजा में जमीन पर कुछ इलाकों में इजराइल कब्जा कर ले इस जंग के दौरान, लेकिन जमीन के नीचे जो पूरा शहर बसा हुआ है वहां तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, और वही बड़ी ताकत है हमास और उन जैसे ग्रुप्स की। तो ये जो एक जगह से हमला करके और फौरन दूसरी जगह जाकर के निकलते हैं, उनके पास इतना अहम और बड़ा नेटवर्क है, ना तो वो 400 किलोमीटर से ज्यादा बताया जाता है, ना तो इजराइल की खुफिया एजेंसी, ना अमेरिका की खुफिया एजेंसी, ये कुछ नहीं कर पाएंगी, वहां की इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाएगी। मैं एक बहुत ही अहम एक पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, उन्होंने बताया कि उन टनल्स को बनाने में, समंदर के किनारे पर है गाजा, समंदर के किनारे पर टनल्स बना करके इसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन चाहे तो उन टनल्स में पानी भर सकता है, वो उससे भी बचाने का इंतजाम उन्होंने किया। ऊपर इजराइल बिल्कुल पड़ोस में, उनके बिल्कुल पड़ोस में इजराइल का एजेंट जॉर्डन, इजराइल का एजेंट मिस्र, ये सब होने के बावजूद उन्होंने कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी, कौन सा तरीका अपनाया है कि पूरा टनल से के जरिए अपने सब कुछ कंट्रोल में रखते हैं। तो ये ईरानी जर्नलिस्ट का कहना है कि वहां तक ये नहीं पहुंच पाएंगे। आपने अब तक जो तस्वीरें देखी हैं जो इजराइल के ऑफिशियल मीडिया ने जारी की हैं, वो बिल्कुल उस तरह से जैसे सीवर का कवर होता है ना, उस तरह से हटा करके बाहर बंदूक ऐसे लेकर के बैठा हुआ है फौजी और वो फोटो छपवा रहा है। तकरीबन वैसा ही टनल या वो होता है सीवर का जैसा ढकना, जैसे सद्दाम हुसैन को उससे निकालते हुए दिखाया गया था हमें, आपको वो वीडियो याद है? तो तकरीबन इस तरह से बाहर खड़े होकर के बंदूक तान करके फोटो खींच करके छपवा लो, ये तो ये कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। इन्हें मौत नजर आ रही है, जो बात मैं पहले कह रहा था, उस मौत से बचने के लिए अब जंगबंदी चाहिए। उस मौत से बचने के लिए अब जंगबंदी की बातें कर रहे हैं। अब जिक्र करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए एक खास बात कही है जंगबंदी के साथ साथ। उन्होंने कहा अब हम चाहते हैं कि जो वेस्ट बैंक है और गाजा है वहां पर सिर्फ एक अथॉरिटी काम करे, और उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि कोई नई अथॉरिटी काम करे, यानी वो चाहते नहीं है कि गाजा अलग हो, वेस्ट बैंक अलग हो, और गाजा में हमास रहे और वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास रहे। लेकिन जो बाइडेन सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं, हकीकत में वो अपनी ख्वाब को बदल लेंगे ये मुझे उम्मीद नहीं है। देखिए, बुनियादी तौर पर एक गलती करते हैं वेस्टर्न लोग, हुकूमतें भी, मीडिया भी, इजराइल भी, अमेरिका भी। वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि गाजा के लोग अलग हैं और हमास कोई अलग से कोई चीज है, और इतने लोगों को मार दो ताकि हमास से यहां के लोग नफरत करने लगे, जबकि हमास कहीं बाहर से तो आया नहीं है, या जिहाद इस्लामी इन्हीं फैमिलीज के बच्चे हैं जो बचपन से देखते आ रहे हैं जुल्म, उस जुल्म के खिलाफ वो खड़े हुए हैं। तो ये गलती करते हैं ये समझ के कि ये अलग है और ये अलग है और इनको हम अलग अलग कर देंगे, जैसे अक्सर वो सुन्नी शिया कह करके अलग अलग करने की कोशिश करते हैं मुसलमानों को। तो ये इसी तरह की एक कहानी है जो कामयाब होने वाली नहीं है। वॉशिंगटन में बैठ करके ख्वाब देखना आसान है, मुमकिन नहीं है ऐसा। चलिए, मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम बड़े देश अमेरिका, जर्मनी सवाल उठा रहे हैं, फ्रांस तो खैर पहले से भी जंगबंदी की बात कर रहा था, ब्रिटेन वाला अभी भी अपनी बेशर्मी बेहाई पर तारी है, जबकि वहां बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है, सड़कों पर ही नहीं। लेकिन सवाल यहां पे पैदा होता है कि क्या इन बड़े देशों के दबाव की वजह से अब जो है इजराइल भी जंगबंदी के लिए तैयार हो रहा है, ईंधन जाने दे रहा है, या इजराइल के अंदर जो राजनीति चल रही है, क्योंकि एक सर्वे आया है कि जो गैंट्स है वो चुनाव जीत सकता है अगर अभी हुए तो। देखिए, नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी तो बहुत नीचे है और इसी वजह से उन्होंने ऐसे पार्टियों के साथ मिलकर के हुकूमत बनाई थी जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि स्ट्रेंज बेड फेलो, यानी बिल्कुल अनजान किस्म के आदमी को आप अपने बिस्तर पे अपने साथ सुला लें। तो इस किस्म के वो लोग हैं जो इस वक्त की हुकूमत है, और इस वक्त जो गुस्सा है आम इजराइलियों में उन 240 लोगों के घर वालों की हमदर्दी के साथ जिनको हमास ने पकड़ा हुआ है, उससे और ज्यादा गुस्सा बढ़ा है। एक वो बड़ा तबका पहले से ही नाराज है
जो जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए तकरीबन 50 हफ्तों से वहां पर बहुत बड़े बड़े जुलूस कर रहा था। तो ये बात अपनी जगह बहुत साफ है कि नेतन्याहू जंग के बाद हुकूमत में नहीं रहेंगे, और बेनी गैंट्स ने भी इस बात को कह दिया कि अब नेतन्याहू को चला जाना चाहिए जंग के दरमियान ही। जंग के दरमियान किसी हुकूमत को जाने के लिए जब कहा जाता है तो ये बदतरीन हालत होती है, नहीं तो आमतौर पर जंग के मौके पर अपोजिशन के लोग भी हुकूमत के साथ चलते हैं ताकि जंग ठीक से लड़ी जा सके। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि आप जंग ठीक से नहीं लड़ पा रहे, इसलिए आपको चला जाना चाहिए। तो जंग नहीं लड़ पा रहे, एक दबाव हमास की तरफ से, हमास के लोग नहीं मिल रहे, अल-शिफा अस्पताल में हथियार नहीं मिल रहे, दूसरा दबाव, तीसरा दबाव इन लोगों का जो फैमिलियां जिनके कैदी हैं हमास के हाथ में, बाकी दुनिया भर से जो दबाव है प्रोटेस्ट का, जो यूरोप में, अमेरिका में, जगह जगह, मैं तो कहता हूं इन नामनिहाद मुस्लिम मुल्कों के मुकाबले में तो कहीं ज्यादा वहां प्रोटेस्ट है और वहां ज्यादा हमदर्दी है फिलिस्तीनियों के साथ, वो दबाव। और इकोनॉमी दिन ब दिन गिरती जा रही है, इनका जो शक्ल करेंसी है वो बहुत तेजी से गिर रही है, सारा कारोबार ठप पड़ा है और लोग इतने डर चुके हैं कि जब नॉर्मल फ्लाइटें होंगी, मेरा तो पहले दिन से यकीन है, जब नॉर्मल फ्लाइटें उड़नी शुरू होंगी तो जाने वाले लोग ज्यादा जाएंगे हवाई जहाज भर के और वापस आने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। ऐसे सारे सब हर तरफ के दबाव की वजह से अब नेतन्याहू जंगबंदी को कबूल करने के लिए तैयार हो गए। क्या यही वजह है कि तमाम तरफ से कहा जा रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन, लेकिन 2 स्टेट सॉल्यूशन पे बात करें उससे पहले आपने एक लाइन कही कि भैया साथ में सोने के लिए किसी अनजान के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमें लगता है इस पे एक अलग से बहस की जा सकती है। सोने के लिए उस आदमी से जानकारी होना जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ अपना मकसद हासिल करना होता है। लेकिन उस टॉपिक पे मैं जाऊंगा नहीं, मैं इसी पे आना चाहता हूं कि ये जो अब 2 स्टेट सॉल्यूशन की बातें की जा रही हैं वो इसी वजह से की जा रही है कि भैया आगे के लिए भी सिरदर्दी खत्म कर दो वरना उजड़ जाएगा इजराइल। झूठे हैं, मक्कार हैं। 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात इजराइल नहीं कर रहा, और पिछले जंग से 1-2 हफ्ते पहले की कैबिनेट के अंदर की खबर जो आई, जो मैंने पढ़ी खुद यूरोपियन मीडिया में, उसमें यह बताया कि कैबिनेट में क्लोज डोर मीटिंग में यह बात कही कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को भूल जाओ, नेतन्याहू का यह कहना है। तो ये 2 स्टेट सॉल्यूशन का जो लॉलीपॉप पीएलओ को और यासर अराफात को और महमूद अब्बास को देते रहे, अब तो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात इन्होंने पहले ही दफना दी है। अमेरिका के ट्रंप ने जेरूसलम में अमेरिकी एम्बेसी शिफ्ट करके पूरे जेरूसलम को इजराइल की राजधानी अनाउंस करके वो 2 स्टेट सॉल्यूशन तो पहले ही दफन हो चुका है। इस वक्त जो कुछ कह रहे हैं वो किसी तरह से दुनिया की पब्लिक ओपिनियन को शांत करने के लिए, बहकावा देने के लिए, ये देंगे नहीं, सीधे सीधे कभी नहीं देंगे। और देने का क्या मतलब है? फिलिस्तीन की जमीन पर आकर के बसे हुए मुल्क को ये क्या इख्तियार है कि मालिक से कहे कि ये वाला हिस्सा मैं तुम्हें दे रहा हूं? उसको जाना पड़ेगा भाई। जो ये इतने मजबूती से लड़ रहे हैं, इनको जाना पड़ेगा, अपना बिस्तर बोरिया समेटना पड़ेगा। अब 2 स्टेट सॉल्यूशन की मैं समझता हूं फिलिस्तीनी भी अब बात करने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बहुत ही जो उसको 7 अक्टूबर को उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये महज एक मकड़ी का जाल है, इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं। चलिए, उन्होंने साबित कर दिया ये महज एक मकड़ी का जाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है उसको लेकर फिलिस्तीनी कितने तैयार हैं या कितने तैयार नहीं है, और ये भी वक्त बताएगा कि भैया किराएदार जो है वो मालिक को मजबूर करेगा या मालिक के दबाव में जो है किराएदार वहां से भागने को विवश होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीजों पर अपनी बातें रखी। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।